इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। सेशन का आगाज करते हैं। मेरी सिंधी ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ बहुत ख़राब है, लिहाजा आपकी इजाज़त से मैं सिंधी ज़बान में लिखी गई एक ख़वातीन के बारे में एक नज़्म जो कि आज के मौजू से मुनासबत रखती है। इस वक्त का जो हमारा सेशन है वो है Women in Conflict Situations। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं जसारत करूंगी कि सिंधी नज़्म का तर्जुमा अंग्रेजी में आपको सुनाऊं और आपको इसकी मुनासबत नजर आ जाएगी। जी मेरा तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं है और जिस किताब से मैंने लिया उसमें सिंधी में नहीं है। आप लोग खुद समझ जाएंगे, जो लोग सिंधी समझते हैं उनको समझ आ जाएगी। ये अतिया दाऊद की नज़्म है जी। My hands reach the door latch. Mother, this tattered chadar woven out of the threads of traditions, take it back from me. You have given up trying to mend it. How can you pass it on to me? Mother, this latch on the door, you were told to keep it locked from the inside. Open it now, otherwise I have become tall enough to reach out to it. Mother, forgive me, I go away, leaving you behind. I cannot bear to see my daughter stumbling in the dark. Mother, I want to break away from this noose around my neck. I am also a creature who breathes. I can also struggle for survival. I cannot put my mind in a cage and hand it over to somebody. I do not want to see the world from behind the veil. It appears so dim from there. I remain confined within four walls. Yet, I know that a demon is ravaging the city, crying that it can smell human blood. The menfolk have asked me to tie the Imam Zamin. Armed with daggers and spears, they go to fight it. And they tell me to look from the window to see the battle. But I too am threatened by the demon. Why shouldn't I go to fight it too? What sort of life is this, that like my bread, my share of life is handed out to me, and in the court of this all too generous providing one, I am like an attending servant, ready to give up my heart and soul. Mother, what in the name of Ghutti did you feed to me at my birth, that all my limbs are intact, but still I invite pity? Look, my hand has reached the door latch. From a cage kept in my father's courtyard, I go now to free my mind. If at all you want to remember or to help me in some way, then think of the reason you spent your life in darkness in spite of the blazing sun. If you cannot come up with any reason, then open the door latch. And outside, under the vast sky in the open air, even if you can't see me, you will hear my daughter or my granddaughter's free voice resounding back at you. आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। आज के सेशन के दो स्पीकर हैं, निगहत सईद खान उर्फ बनी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में ये कहती चलूं कि असर की बानी डायरेक्टर और खवातीन महाज़-ए-मल्क की बानी माँ, जो लोग अंग्रेजी में जानते हैं वो ये समझ रहे होंगे कि मैंने इस वक्त फ्राइडे टाइम्स वाला हिसाब किया है, फाउंडिंग मदर का लफ्जी तर्जुमा बानी माँ कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस की हमारी मेज़बान भी हैं, जिसके लिए हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ बोलेंगी, बल्कि उनसे पहले बोलेंगी शाजिया शाहीन, जो कि असर के साथ काम कर रही हैं आजकल। उससे पहले वो दो मुख्तलिफ NGOs के साथ रह चुकी हैं। पहली वाली NGO थी यूथ कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और दूसरी थी सिटीजन्स कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जिन शोबों के साथ मुंसलिक रही हैं वो खवातीन के मुख्तलिफ उमूर, खवातीन की सियासी तालीम और मुख्तलिफ सोशल डेवलपमेंट इश्यूज। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगी निगहत से कि वो चंद अल्फाज इब्तिदाई तौर पर कहें आगाज में। निगहत। शुक्रिया ताहिरा। ये है कि जितने भी, और ये थोड़ी सी अफसोस की बात है, मैं खुद अपने आप को टोक रही हूँ
कि जब हमने प्रोग्राम बनाया था, जो मेरे लिए एक सबसे अहम मौजू है वो हमने दोपहर को और दूसरे दिन रखा है। हमने कोशिश ये की थी और ख्याल था कि इस पर कुछ वक्त लगाएंगे और अगली दफ़ा यही है कि शुरू करेंगे इसी इशू पर, क्योंकि जितनी भी बातें फ़िलहाल हुई हैं, चाहे हम अंदरूनी पाकिस्तान की जो हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे हम हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की बात करें, कश्मीर की करें, अफगानिस्तान की करें, और भी जो मतलब इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो कम्युनल हैं, प्रोविंशियल हैं, उस सब में औरतों पर एक ख़ास इम्पैक्ट और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। किसी हद तक हमने शायद अफगानिस्तान में जिक्र तो किया था औरतों का, मगर जितने भी मौजू हैं सिवाय न्यूक्लियर के, जहां औरतों पर शदीद ज़्यादा मुश्किलात पड़ती है, ना सिर्फ जंग के दौरान या लड़ाई के दौरान मगर उसके बाद भी, और ये है कि औरतों को कभी शामिल नहीं किया जाता जब उसकी कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन हो, जब मुआहदे हों, जब वो नई शक्ल में आगे उस, चाहे वो एक कम्युनल इशू है या किसी स्टेट की बात हो रही है कि औरतों को वो रोल दिया जाता है, हालांकि उन पे बहुत गुजरती है, इस हद तक कि हम औरतों से पूछते भी नहीं हैं। अब थोड़ा सा एहसास हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, और शाजिया के बाद मैं इस पर बात करूंगी कि किस किस्म की एग्रीमेंट्स पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अग्री किया है, मगर ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि बहुत असर होता है हर लेवल पर, और जो हमने फिलहाल बात भी की है, और यहाँ मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाह रही, मगर जितनी भी लीडरशिप, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे हम सिंध की बात करते हैं, आप देखेंगे कि लीडरशिप मर्दों के हाथों में है। कश्मीर में हुर्रियत है या JKLF ने बहुत कहा था कि कोई औरत वहाँ से आए, मगर वो जो लीडरशिप है वो और मतलब मर्दों के हाथ में है। इसी तरह जो यहाँ हमारे जो स्ट्रगल्स रही हैं, इन अफगानिस्तान में किसी हद तक कोशिश हुई है, मगर इसके बावजूद कि UN ने भी कुछ जोर डाला है, मगर सिर्फ 2 औरतें, और जैसे ताहरा ने पहले कहा था, एक तो कुछ डिमोट ही हो गई हैं, और वो 2 ही औरतें हैं जो आई हैं। तो जरगा में भी उनकी रिप्रेजेंटेशन है, मगर बहुत कम कर रही है। तो ये ख़ास हमने इस मौजू पर आज सोचना है, और पहले शाजिया बोलेंगी और फिर मैं वहाँ से उठा लूँगी कि कुछ ज़रा हम ग्लोबल लेवल पे ये बातें समझें। बहुत बहुत शुक्रिया निगहत सईद खान आपका और ताहिर अब्दुल्ला आपका और आप सब साथियों का जो यहाँ पर इतने अहम मौजू पर बात सुनने के लिए और बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा है कि आप सब लोगों ने दूर से आए हुए हैं और जाना है, लेकिन ये भी बात सही है कि ये हमारा इशू है और हमें इसके ऊपर सोचना है और हमें इसके लिए बात करनी है। मैं अपने सेशन का आगाज़, अपनी बात का आगाज़ 2-3 वाक़यात से करना चाहूँगी। ये वो वाक़यात हैं जो इससे पहले भी कुछ अरसा अखबारों की ज़ीनत बने रहे, बहुत सारे अखबारों में इनका जिक्र हुआ, लेकिन आज वेमेन इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के हवाले से मैं उनको दोहराना चाहूँगी और आपकी मेमोरी में दोबारा लाना चाहूँगी और उनका जिक्र करूँगी कि आज वो वाक़यात हमारे साथ, हमारे इस इशू के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। कुछ अर्सा पहले हमने अखबारों में पढ़ा कि ईसाई लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ, चाहे वो मेलसी में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो शाहदरा में हुआ, मक्का कॉलोनी में हुआ। लड़कियां घर से निकली, फैक्ट्री में गई काम करने के लिए और वो सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती थी।
واپسی پر رات کو ان کی جب نائٹ شفٹ میں جب وہ کام کر کے واپس آ رہی تھیں تو راستے میں جنگل میں ویرانے میں ان کی عزت کو پامال کیا گیا، اور 8 10 6 7 3 4 مختلف واقعات میں ان عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، یہ صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کو انسان نہیں بلکہ جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور میں واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گی جہاں پہ میں خود نام اور کچھ خاص تاریخیں جو ہیں میں خود جان بوجھ کر ان کو نہیں بتا رہی۔ ایک خاتون، ایک ہماری ساتھی، ایک ہماری ہی کی طرح کی عورت، ہمارے اس بدر سری نظام میں ایک لوئر کلاس کی عورت جو کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، وہاں کہ کسی بندے نے، کسی جاگیردار نے، کسی پیسے والے مالدار بندے نے اس کا ریپ کیا، اس کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اس کا انتقام لینے کے لیے وہ عورت اٹھی اور اس نے دکھایا، اور اس نے پھر پورے معاشرے کو ہی دکھایا کہ اگر عورت انتقام لینے پر آئے تو وہ کیسے لیتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو منوایا اور وہ مختلف ناموں سے مشہور ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ کسی ایک اسٹیٹ کی پارلیمنٹ کا ممبر بھی بنی۔ اس کے بعد جب اس کی آواز، جب اس کو دبانے کی پھر دوبارہ کوشش کی، اس کے اوپر بے انتہا ظلم ڈھائے گئے، اور پھر جب اس نے ان غریب عورتوں کا ساتھ دینا شروع کیا، جب اس نے اپنی پارلیمنٹ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے اپنے جیسی اور عورتوں کی آواز بننا چاہا تو اس کی آواز کو دبا دیا گیا، اس کو بیچ چوراہے میں قتل کر دیا گیا۔ ایک اور ساتھی ہماری کچھ عرصہ پہلے پھر اخباروں میں ایک ساتھی کا ذکر ہوا جس نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف دوسرے مذہب کے کسی مرد سے شادی کر لی، اور اس کے اپنے ہی خاندان، اس کے اپنے بھائیوں نے، اس کے اپنے اور والدین نے اور بڑے سربراہان نے اس کو بیچ چوراہے میں اس کو نیکڈ کیا، اس کے چترے اڑائے اور اس کو گلیوں میں ننگا پھرایا گیا، اور آخرکار اس کو مار دیا گیا۔ ان تمام واقعات کا اور اس کے علاوہ بے تحاشا ہمارے پاس واقعات ہیں۔ ہمارے ساتھ سندھ سے آئے ہوئے بہت زیادہ ساتھی موجود ہیں جو یہاں پہ سندھ کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ وہ میرے سے زیادہ ان عورتوں کا درد محسوس کر سکتے ہیں جو کراچی اور حیدرآباد میں ہوا، جو وہاں پر واقعات کراچی اور حیدرآباد میں، چاہے وہ سنی شیعہ کے اختلاف کی وجہ سے ہوئے، چاہے وہاں پر MQM کی وجہ سے ہوئے، لیکن ان تمام واقعات کے درد کو وہ زیادہ بہتر محسوس کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ کھڑی ہو کے بات کروں۔ ان تمام واقعات کا تعلق ہماری آج کی بات سے کیسے بنتا ہے؟ ہم بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے دنیا کے اس خطے میں آباد ہیں جو کہ مختلف تضادات کا، مختلف فسادات کی آماج گاہ ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے کہ جنوبی ایشیا، جہاں پر کشمیر بھی ہے، جہاں پر بنگلہ دیش ہے، جہاں پر سری لنکا ہے، جہاں پر پاکستان ہے، جہاں پر انڈیا ہے، جو شروع ہی پچھلے 3-4 دہائیوں کی ہم لوگ مثال اگر بھی لے لیں تو یہاں پر ہمارے یہاں 3 میجر پارٹیشنز ہوئیں، 3 میجر یہاں پر مائگریشنز ہوئیں۔ یہاں پر تقریباً اگر میں غلط نہ کوٹ کروں تو 1990 سے لے کر 1999 تک 118 کانفلکٹس ہوئے۔ ان کانفلکٹس، یہ جو سارے کانفلکٹس، یہ جو سارے تضادات تھے، یہ تمام سیکٹیرین لیول کے تھے، چاہے یہ ایتھنسٹی کے تھے، چاہے یہ بدرسری نظام کے خلاف تھے، چاہے یہ نسلی تھے، چاہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے، لیکن یہ کانفلکٹس ہوئے۔ ان کا جائزہ ہم لوگ لیں گے اس صورت میں کہ ہم یہ سارے تنازعات، یہ سارے فسادات جو اس ریجن میں ہوئے، جو اس خطے میں ہوئے، انہوں نے عورتوں کے اوپر کس طرح برے طریقے سے اثرات مرتب کیے۔ ہم سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں
2 दिनों से हम लोग यही बात करते आ रहे हैं, और इससे पहले भी कि हम सब साथी जानते हैं कि हम मुख्तलिफ शनाख्तों पर मबनी लोग, हम जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, हम जिन्होंने अपने मज़हब को अपनी ज़ातियात से निकाल के अपनी हुकूमत तक ले गए हैं, वो हम लोग जिन्होंने अपने मज़हब को अपनी ज़ाती चीज़ बनाने की बजाय हमने उसको दूसरों के ऊपर मुसल्लत करना शुरू कर दिया है। हम वो लोग जिन्होंने नस्लें ख़त्म करने की कोशिश की, जो यहाँ पर नस्ली फसादात कराए। हमारी रवायात, हमारी इक़दार, हमारे रस्म व रवाज, हमारी सकाफ़त जो किसी न किसी हद तक अगर मुख्तलिफ है तो कुछ चीज़ें आपस में कॉमन भी हैं, लेकिन इन तमाम, चाहे वो सकाफत का नाम दें, मजहब का नाम दें, हम उसको रवायात का नाम दें, इक़दार का नाम दें, रस्म व रवाज का नाम दें, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, इस पूरे रीजन में सिर्फ एक बात है कि यहाँ पे पेट्रियार्की है, जो यहाँ पर पेट्रियार्कल सिस्टम है, उसने किस तरीके से औरतों को डोमिनेट किया है, किस तरीके से औरतों को इस्तेमाल किया है इन अपने तमाम चीज़ों का नारा लगा के, कभी नस्ल का, कभी सेक्टेरियनिज्म का, कभी किसका, कभी किसी चीज़ का नाम लेके इन सब लोगों ने औरतों को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। रस्म रवाज की बात करें तो हम लोग जो यहाँ कर अपने मुल्क के जो रस्म रवाज हैं, बेतहाशा ऐसी रस्में हैं, सिंध की अलहदा हैं, बलूचिस्तान की अलहदा हैं, पंजाब की अलहदा हैं, जो ख़ास तौर पर औरतों को सप्रेस करती हैं, जो उनकी आवाज़ दबाती हैं, जो उनकी मोबिलिटी को बंद करती हैं, जो उनको बाहर निकल कर पाबंदी लगाती, जो उनकी अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं करने देती। हमारे इक़दार अपने मज़हब के नाम पे हमने बेच दी हैं, हमने अपनी रवायात के नाम पर औरतों को बुरकों में कैद करके रखा है, और हम लोग इसके अलावा और जितने भी हमारे यहाँ पर फसादात हैं उनमें हमने हर तरह से कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली औरतों का हम अपने यहाँ पर इस्तेमाल करने की। हम ज़रा दूर तक ना जाएं और अपनी बात को थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास सच टाइम कम है, तो मैं इंटरनेशनल सिनेरियो से मैं वापस आऊँगी साउथ एशियन रीजन के लेवल पे, कि हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि जब हम बात करते हैं कि औरतें किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं इन फसादात में, किन जो ये तनाज़ात हैं वो औरतों के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरीके से असरअंदाज होते हैं, तो मुझे ये बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि उनको 3, 4, 5 हर तरह, हर सतह से और हर सिमत से उनको इन फसादात से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सामना करना पड़ता है। एक, क्योंकि हम साउथ एशिया में रहते हैं, एक कि हम सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं, एक कि हमारे यहाँ पे पेट्रियार्की है, एक यहाँ पर कम्युनिज्म को हमने ख़त्म कर दिया, यहाँ पर कैपिटलिज्म शुरू हुआ, एक यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हमने चढ़ावा करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर हमने सबकत हासिल करने के लिए जो यहाँ पर अपनी डिफेंस लाइन बनाई, और उनके बजट की वजह से जो हमें एक पूरी एज ह्यूमन बीइंग जो है वो एज होल कम्युनिटी जो हमारे ऊपर, जो औरतों के ऊपर असरात हुए हैं। औरतें जिनको हमने पेट्रियार्की सिस्टम के तहत या अपनी रस्म रवाज के तहत हमने उनको जो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन कर दिया है अपने यहाँ पर, इन तमाम चीज़ों के शायद चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें एज ए होल पूरी कम्युनिटी तो इफेक्ट होती ही है, लेकिन ख़ास तौर पर औरतें किस तरह से अफेक्ट होती हैं, ये एक इस तरह की बात है जिसे हमें खासी जहन से और थोड़ा देर से सोचना पड़ेगा कि ये हमारे अपने इर्द गिर्द के वाक़यात हैं कि इन लोगों ने हमें किस तरीके से बर्बाद किया है और हमारी शनाख्त को कैसे यहाँ पर ख़त्म किया है। कुछ ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि हमारे सामने सोमालिया की मिसाल है, इंटरनेशनल के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, युगांडा की मिसाल है, सूडान की मिसाल है, बोस्निया पैलेस्टाइन ऑनगोइंग हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, यूगोस्लाविया, ईरान इराक की जंग, और अफगानिस्तान जो हमारा अभी भी इमीडिएट प्रॉब्लम है। इन सब में औरतों के साथ किस किस्म का सलूक हुआ
یہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ڈفرینٹ تنازعات ہیں، ایک تو ہمارے ہوتے ہیں جو سیکٹیرینزم ہے، ایک ہے ہمارے جو ایتھنک جو کانفلکٹس ہیں، ہمارے جو لنگوسٹک کانفلکٹس ہیں، ان سب نے لڑائیاں ہوتی ہیں، ان سب میں ہم لوگ یہ سارے کانفلکٹس ہوتے ہیں، ان میں کس طرح سے عورتیں تو جو سفر کرتی ہیں، جو مرد تو جو سفر کرتے ہیں، جو پوری ہول کمیونٹی سفر کرتی ہے، لیکن عورتوں کا ذکر اس لیے ہم بار بار کریں گے کہ عورتیں ویڈو ہوتی ہیں، عورتوں کے بچے جو ہیں وہ آرفنز ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، عورتیں ہی ہیں جو مختلف کرائمز میں، جو مختلف کسی بھی طرح کے فسادات میں جن کو ریپ کیا جاتا ہے، اور ریپ کو اسٹریٹجی بنایا جاتا ہے کسی قبیلے پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے، کسی قبیلے پر فتح حاصل کرنے کے لیے، کسی قوم کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے۔ یہ مینیفیسٹیشنز ہیں ہماری وارز کی، ہماری جتنے بھی ہمارے یہاں پر فسادات رہے ہیں اور جو ہو رہے ہیں۔ عورتیں سب سے زیادہ، عورتیں جو ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہوتی ہیں، عورتوں کی جابس کا امپلائمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، عورتوں کا سب سے زیادہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور سٹیزنشپ کا مسئلہ ہوتا ہے، ہیلتھ کا مسئلہ، آف کورس فوڈ، ان کی ہمارے سامنے جیسے ابھی آج ہماری 2 ساتھی افغانستان سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے ایک بتایا کہ جتنی زیادہ وہاں پر حالات عورتوں کے لیے خراب ہیں کہ عورتیں باہر نہیں نکل سکتی ہیں، مرد مر گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو کہ UN کی ایک رپورٹ ہے کہ اس وقت 70 to 80% افغانستان کی خواتین ویڈوز ہیں، اور یہ ایک بڑی تعداد ہے عورتوں کی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم ویڈوز کا ذکر کرتے ہیں تو ایران اور عراق کے مابین ہونے والی 10 سالہ جنگ میں آج ایران دنیا کا سب سے بڑا ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ تعداد ویڈوز کی پائی جاتی ہے۔ اور جب ہم ویڈو کا ذکر کرتے ہیں تو میرے سے زیادہ آپ سارے لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ایک بیوہ کا ہماری سوسائٹی میں کیا کردار ہوتا ہے۔ ایک بیوہ کو ہم لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کی تعلیم پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، جب ہم اس کی صحت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم اس کے لیے ہمیشہ ہماری ڈسکریمنیٹری جو ویلیوز رہی ہیں کہ ہمیشہ ہم نے اولاد میں سے بیٹے کو زیادہ ترجیح دینی ہوتی ہے اور لڑکی کو کم ترجیح دینی ہوتی ہے، تو اس صورت میں جب وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، جب اس کو باہر نکلنے کا تجربہ بھی نہیں ہے، اور جب وہ باہر کام بھی نہیں کر سکتی ہے، اور اگر افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں تو وہاں پر جب طالبان کا جیسے نظام ہوگا اور وہاں پر عورتوں کو گھر سے باہر کھانا لانے اور سبزی لانے تک کی اجازت نہیں ہوگی، تو جب ان کے کانفلکٹس میں جب ان کے مرد مر جاتے ہیں، جب ان کے بھائی مر جاتے ہیں، جب ان کے باپ مر جاتے ہیں، اور پھر ان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، تو ان ساری صورتوں میں کہ جب کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا ہوتا، ان کا کسی فیلڈ میں کوئی تجربہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر پروسٹیٹیوشن میں چلی جاتی ہیں۔ ہماری ایک ساتھی نے کہا، افغانستان سے میری اس سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ ہم اس کو برا اب نہیں کہتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے یہ کوشش کی ہے، انہوں نے زندہ رہنا ہے، اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے کہیں سے۔ وہ خواتین ہیں جو ہمارے یہاں پر تھوڑے پیسوں کے لیے، شاید کچھ 1000 کچھ 100 روپے کے لیے انہوں نے اپنی عزت جو ہے بیچی، چاہے ہم افغانستان کی بات کریں، چاہے ہم کشمیر کی بات کریں، چاہے ہم سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آج جب تھائی لینڈ اور فلپین جب پروسٹیٹیوشن کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو وہ ہم یہ نہیں دیکھتے وہ کس وجہ سے مشہور ہیں۔ وہاں پر سیکنڈ ورلڈ وار 2 کے بعد جو امریکن جو اڈے تھے، جو وہاں پر 3-4 مہینے وہاں پر جو فوجیوں نے وہاں پر بنائے رکھے، انہوں نے وہاں کی عورتوں کو استعمال کیا، اور وہاں پر یہ پروسٹیٹیوشن اس وقت شروع ہوئی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جب تھائی لینڈ کا نام آتا ہے، فلپین کا نام آتا ہے کہ جی وہاں پر پروسٹیٹیوشن ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی ان کا دیکھنا چاہیے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ وار کرائمز کے حوالے سے کہ عورتوں نے کیسے کیسے ان سارے فسادات میں کیسے سفر کیا۔ ہمارے یہاں سب سے ابھی زندہ مثال ہمارے سامنے افغانستان کی ہے، جس میں عورتوں کو چند روپوں کی خاطر، چند 100 روپے کی خاطر، ہزاروں کی خاطر ان کو بیچا جاتا ہے۔ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں، اور آج صبح ان کی پریزنٹیشن ہو گئی ہے۔ جب وہاں سے
निकलते हैं जब ये कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो सबसे ज़्यादा जो मसाइल औरतों के किस लिए ज़्यादा होते हैं कि साइकोलॉजिकली वो ज़्यादा इस बात को फील करती हैं, वो ज़्यादा सिक होती है। रिफ्यूजी कैंप्स में हमारे यहाँ पर क्या होता है, सरहद के रहने वाले और हमारे बलूचिस्तान के रहने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर मिसालें हैं कि रेफ्यूजीज कैंप्स में जिनको वहाँ पे ना खुराक मिलती है, जहाँ पे ना उनको सेहत का प्रॉपर इंतजाम होता है, और इसके साथ साथ जो उनकी चौकीदारी करने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं, वो जब चाहें उनको जिस वक्त चाहें वो उनको अपनी हवस के लिए हवस का शिकार बनाते हैं। और तो जिस तरह से मर्द होते हैं यहाँ पर, जो कोई भी वॉर हो, कोई भी इस तरह का क्राइम हो या कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो और आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जिसमें जिस तरह से मर्द मरते हैं, इस तरह से औरतें भी उसी तरीके से उनका कत्लेआम होता है। एनफोर्स्ड इम्प्रेग्नेशन जो हमारे यहाँ पर एक इस वक्त आप सब लोगों के लिए एक बात होगी कि औरतों को खास तौर पर किसी मुल्क के ऊपर कब्जा करने के लिए, किसी मुल्क के अंदर उनको नीचा दिखाने के लिए हम लोग उनको जबरदस्ती उनको हमला करते हैं कि इनसे हमारे बच्चे पैदा हों और उनकी नस्लों को ख़त्म करने की हम बात करते हैं। हमारे यहाँ पर एक मिसाल, बलूचिस्तान में जब हम लोग थे तो वहाँ पर एक साथी ने बताया कि ओजरी कैंप का जो वाक़या हुआ, वहाँ पर हमारे ही एक जनरल साहब ने कहा था कि मैं इनकी नस्लों को ख़त्म कर दूंगा। तो ये चीज़ें भी हमें देखने की ज़रूरत है। विमेन ट्रैफिकिंग इस दौरान सबसे ज़्यादा हो जाती है। शेल्टर और होमलेसनेस औरतों का सबसे बड़ा मसला होता है। सेक्सुअल स्लेव्स बना के औरतों को जंग के दौरान, क्राइम्स के दौरान रखा जाता है। अगर मैं कुछ थोड़ा सा जिक्र करूं, कुछ कोट्स देना चाहूँ आप सब लोगों को, कुछ फिगर्स हैं जो हम ये बात समझने में ज़्यादा हमें आसानी होगी कि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये इस तरह हुआ है। हमारे सामने मिसाल है 1945 में। अगर थोड़ा सा हम इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें, उसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे काफ़ी तफसील से अपने साउथ एशियन रीजन के हवाले से कि 1945 में बर्लिन में तकरीबन 1,10,000 से लेके 1,80,000 औरतों को रेप किया गया। 1990 में यूगोस्लाविया में होने वाली सिविल वॉर में तकरीबन 20,000 से तकरीबन 50,000 तक औरतों को रेप किया गया। और इस तरह रवांडा में भी औरतों को तकरीबन 50,000 औरतों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सूडान में तकरीबन 50,000 औरतों को सेक्सुअल स्लेव्स बनाया गया। ये हमारी UN की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, ये सारी हमारी रिपोर्ट्स कहते हैं। जैसे अभी मैं पहले बात कर रही थी कि ईरान और इराक की 11 साल और 10 साल जंग में सबसे ज्यादा दुनिया का वो बड़ा मुल्क है जहां पर आज विडोज पाई जाती हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना की मिसाल अगर हमने की, जिन्होंने वहां पर खास तौर पर एक चीज को देखा किया कि सिस्टमैटिक रेप की वहां पर जिसको कहते हैं कि शुरू हुआ कि किसी कौम को ख़त्म करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए सिस्टमैटिकली रेप किया गया है। मतलब प्री प्लान रेप्स किए गए औरतों के साथ कि हमने उन औरतों को उस कौम को फतह हासिल करनी है, ये कौम को डिमोरलाइज करना है। बांग्लादेश की मिसाल हम लोगों के सामने है कि 71 की वॉर में 72 तक क्या बांग्लादेशी औरतों के साथ हुआ। आज ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि हम ऑफिशियली इस बात को तो थोड़ा मान लिया है हमने कि तकरीबन 20,000 औरतें फौजियों के हाथों रेप हुई थी, लेकिन ये बात इससे कुछ ज़्यादा है। ये वो है जो ऑफिशियली अनाउंस हुई है, लेकिन हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट छप चुकी है कि वहाँ पर कितनी औरतों को रेप किया गया था। वहाँ पर रेप हो, किसी औरत का रेप हो जाना और उसके बाद उनकी अपनी कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं होती। बांग्लादेश में ये हुआ ये सारी बात कि उनकी अपनी हुकूमत ने, उनकी अपनी स्टेट ने अपनी ही औरतों को जो कि जिनका रेप हुआ था और वो प्रेग्नेंट हुई, जिनके बच्चे हुए, उन्होंने उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। कि औरतें किस तरीके से दोनों तरफ से वो पिसी हैं कि एक उनके साथ ज्यादती हुई है और एक उनकी अपनी गवर्नमेंट, उनकी अपनी स्टेट जो है वो उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो सारी चीजें हैं
जो हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हमें एक औरत होने के नाते से किस तरीके से हमें फेस करना पड़ता है। आज कश्मीर के महाजर कैंप्स में, जहाँ पर रिफ्यूजी कैंप्स हैं या जो वहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहाँ पे हमारे फौजी वहाँ पर जाके और इंडियन फौजी वहाँ पर जाके वहाँ पे औरतों के साथ क्या करते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा औरतें किस तरीके से भुगतती हैं, ये वहाँ की औरतें और वो महसूस कर सकती हैं और हमें महसूस करना चाहिए एज वुमेन कि किस तरीके से हमें ये सारी बातें दिल को लगती हैं कि नुकसान तो पूरी कम्युनिटी का जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन एज औरत जो है वो उनको किस तरीके से हमने इस्तेमाल किया और औरत को हम एज मुकम्मल इंसान तो समझते ही नहीं है, जिसकी वजह से जैसे औरत जो है हम समझते हैं कि जैसे एक पेशावर में एक मुझे वहां पे मिली कि जन जर जमीन का झगड़ा, कि जन जमीन तो चीजें हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है, वो जानदार नहीं है, ठीक है, और जर वो जो औरत है उसको भी उन्होंने उसमें शामिल किया, मतलब जन जो है वो जानदार है, वो औरत है, वो इंसान है, उसको भी हम बेजान चीजों में इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि जन जर जमीन पे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें हम एक दूसरे को मार भी देते हैं। तो ये मुझे आपसे इतनी बात करनी थी और इसके बाद आपसे निगहत सईद खान जो है वो तफसीलन बात करेंगी। निगहत के शुरू करने से पहले शाजिया ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात जो फौरी तौर पर जहन में आती है वो ये है कि इन्होंने बांग्लादेश में बंगाली औरतों के साथ जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था जो रियासत ने किया उसका जिक्र किया। ये तो बहुत लंबी बात हो सकती थी, इनफैक्ट पिछले साल जो निगहत ने कॉन्फ्रेंस कराई थी मार्च के महीने में बहुत लंबी इस पे गुफ्तगू हुई और बहुत सहर हासिल गुफ्तगू रही। मैं समझती हूँ कि ये मौका अच्छा है कि इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से कि ये आज 30 जून को ख़त्म हो रही है, सदर पाकिस्तान आज या कल, मुझे सही डेट मालूम नहीं, डॉक्टर साहब डॉक्टर इनायतुल्लाह हेल्प मी, रवाना हो रहे हैं बांग्लादेश के लिए। मैं समझती हूँ अगर आप तमाम दोस्त और साथी इत्तेफाक राय रखते हैं तो हम यहाँ से एक रेजोल्यूशन फौरी तौर पे पास करवाएं कि हम मुतालबा करते हैं कि सदर पाकिस्तान बांग्लादेश में जाकर जितनी 2.5 लाख खवातीन का जो रेप हुआ वहाँ, उसके लिए अव्वल तो उसको तस्लीम करें, उसको इतराफ करें, उसका इतराफ करें और उसके लिए माफी मांगे। आप लोग क्या हाथ उठाएं? ठीक है, लेकिन इस वक्त खवातीन एंड कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र हो रहा है। यस, ऑफ कोर्स हमारा ये पुराना मुतालबा है कि तमाम अट्रॉसिटीज के लिए, लेकिन इस मौजू की मुनासबत से ये बात कर रही हूँ। निगहत आप आइएगा। शाजिया और मैं दोनों हम असर में हैं, मगर हमारी ज़्यादा बात हुई नहीं थी इस पर। दोनों ने कहा था कि इस पर बात करेंगे, तो काफ़ी हद तक शाजिया ने कवर कर लिया है जो ग्राउंड मतलब जो मैं करना चाह रही थी। बहरहाल मैं कुछ चीज़ें दोहरा रही हूँ और कुछ और जो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है कि उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। एक तो जैसे शाजिया ने कहा कि ये हमारे जो ये हम मौजू जो उठाते हैं शुरू इसने किया था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से। अब इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स कुछ ये हैं कि 89 से 1996 तक जो एक्नॉलेज या रजिस्टर्ड या जिस पर काम हुआ है, जो जहां यूएन इन्वॉल्व है, वो 101 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं। उसमें से 95 इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो जब हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तो वो ज्यादा हैं, जो मुल्क की जंगें हुई हैं वो कम रही हैं। दूसरा ये इसमें हमने देखना है, ये उसी यूएन की रिपोर्ट है कि उसमें से जो मेजॉरिटी थी, और मेजॉरिटी का मतलब है कि 86% औरतें थी जो रेफ्यूजीज बनी। तो जो रेफ्यूजीज यानी कि वो, और जो इंटरनली डिस्प्लेस यानी कि मुल्क के अंदर जब डिस्प्लेसमेंट होती है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो कहीं और जाना पड़ता है, तो वो औरतें ही थीं।
तो वहाँ भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड औरतें थी। तो फिगर्स हमारे बहुत हैं, यहाँ बहुत से उन्होंने मुल्क साए दिए हुए हैं, यूगोस्लाविया और फिजियो में बोलना नहीं चाहिए, उसमें बहुत से हैं, और बहुत से ये भी हैं कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। इसी दौर में बहुत से नए कॉन्स्टिट्यूशंस भी बने हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि साउथ अफ्रीका का बना है, फॉर्मर यूगोस्लाविया के बहुत से के बना है, अफगानिस्तान का बन रहा है, जिम्बाब्वे का बना, और कुछ ऐसे हैं जहां खास उन्होंने पीस का जिक्र भी किया है, शुरू से करते आए हैं। सबसे ज्यादा बात पहले स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में था कि हम जो भी हम करेंगे, मतलब पीस का लफ्ज स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। सबसे बेहतर जो जुमले आए हैं वो हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां खास उन्होंने पीस की बात की है और जहां कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात की है। आइन में जो कहना है वो कुछ और बात है, मगर बहरहाल एक जरूर ये होता है कि अगर आइन में ये चीजें आ जाएं तो उस पे ये थोड़ा सा मौका होता है कि आप चैलेंज कर सकें कि अगर वो चीजें नहीं हो रही हैं। जो मेन चीजें उन्होंने की थी शाजिया ने, वो सही हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने काफी हद तक इन चीजों को एड्रेस किया है। कुछ कन्वेंशंस हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जहां यूएन के जो मेंबरान हैं वो आए हैं और उन्हें इस पर एग्रीमेंट की है। एक 1993 में वियना में ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां ये पहली दफा जिक्र हुआ था कि खास कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में औरतों पर ज्यादा जुल्म होता है, क्योंकि उनको तीसरा चौथा बोझ भी आ जाता है। एक है ही, मतलब एक शहरी की हैसियत से अगर कहीं बमबारी हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी मर सकती हैं। फिर दूसरा ये है कि वो बेवा भी बन जाती हैं। अगर कोई अरेस्ट भी होता है तो वही धक्के खाती हैं कि थानों में जाएं, पता करें कि कहाँ गई, हमारे बेटे कहाँ गए, हमारे खामद कहाँ गए, तो उनको वो भी ठोकरें खानी पड़ती हैं। और फिर ये कि जुल्म उन पर, यानी कि जैसे जिनसी जुल्म सिर्फ रेप नहीं और भी बहुत है, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन का है कि उठाई जाती हैं, किडनैप होती हैं। और फिर ये है कि जब रेफ्यूजीज बनती हैं उनके पास ना स्किल्स हैं ना वो बच्चे पाल सकती हैं, और सबसे जो है अहम बात है वो शहरी नहीं मानी जाती, उनके कोई राइट्स नहीं होते। बहुत से ऐसे मुल्क हैं कि जब तक आपका, हम मुसलमानों में हम कहते रहते हैं महरम ना महरम, मगर बहुत से वेस्टर्न मुल्क भी ऐसे हैं कि आपका अगर मर्द शादी ना हुई हो तो वो इजाजत उस औरत को सिटीजनशिप भी नहीं मिलती है। तो ये इस तरह से महरम की जरूरत होती है वहां भी। तो ये हम तो वो शहरी भी नहीं होते, तो उनकी राइट्स बिल्कुल नहीं होती, ना वो वापस जा सकती हैं क्योंकि वहां राइट्स नहीं हैं, और ना वो उस जगह में रह सकती हैं जहां वो रेफ्यूजी बनकर आई हैं। तो ये औरतों ने इस पर काम किया था। वियना में काफी प्रेशर था कि ये जो जितना भी सिलसिला हुआ है, और हमारी तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से हमारी जो एनजीओ की डेलीगेशन थी, हमने भी बहुत जोर डाला था इस पर, क्योंकि हमारा जो तजुर्बा रहा है वो काफी खौफनाक रहा है। पार्टीशन में सबसे ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और टेंशन हुई थी, जहां खास औरतों पर तशद्दुद हुई थी। तीनों कम्युनिटीज ने की थी, मुसलमानों ने की, सिखों ने की, हिंदुओं ने की, और सब ने की और बहुत की। और वो वायलेंस जो थी वो 6 किस्म की थी। एक जो थी कि वो डायरेक्ट दूसरी कम्युनिटी उसको वायलेट कर रहे, एक वो थी, वो तो डायरेक्ट था। सेकंड ये था कि रेप के अलावा कि जो मर्द थे वो खुद ही अपनी औरतों को मार देते थे, क्योंकि वो अपनी इज्जत वो रख रहे थे अपनी कम्युनिटी की। तीसरा ये था कि वो बार्टर, यानी कि औरत दे देते थे और एक अपना मर्द ले लेते थे, अगर ये इस सिचुएशन में।
एक और भी वो होता था कि वो शादी कर देते थे औरत की, फैसले करते थे, यानी कि औरत और इंसान नहीं थी, वो एक बार्टर थी, एक कमोडिटी थी, और ये कम्युनिटीज कर रही थी। एक अगला है कि उनका ये था कि वो जब अबडक्ट हुई, और अबडक्शंस बहुत थी, किडनैपिंग्स बहुत थी, मगर अब जब अबडक्ट भी हो गई और वो खुशी से रह भी रही थी, फिर भी फैमिली ने आके और स्टेट ने आके, हिंदुस्तानी स्टेट ने, पाकिस्तानी स्टेट ने उन औरतों को छीन कर वो वापस ले गए हिंदुस्तान या हम पाकिस्तान ले आए। तो बहुत सी किस्म की तशद्दुद हुई थी। दूसरा ये भी है कि कैंप्स में मतलब जो भी उनके साथ हालात हुए। दूसरा जो वाक़या है जो अभी ताहरा ने भी बात की और शाजिया ने कहा, वो 1971 का है कि हमारे अपनी फौज ने अपने शहरियों पर ना सिर्फ बमबारी की और शदीद वो जुल्म किए और ख़ास औरतों को टारगेट किया। अभी तक हम उसकी बात पाकिस्तान में नहीं करते हैं, बहुत कम ग्रुप्स हैं जो करते हैं, और मैं भी सपोर्ट करती हूँ कि इस पर हम फिर कोशिश करें और ये बात जगह जगह फैलाएं कि अपनी आर्मी ने, वो किसी और की मिलिट्री नहीं थी, वो हमारी अपनी आर्मी ने अपने उस वक्त 1971 में ईस्ट पाकिस्तानी थे। तीसरी बात जो है जो अब भी हो रही है कि रेफ्यूजीज, जो अफगानी रेफ्यूजीज हैं, आप देखेंगे कि अक्सरियत उनकी औरतें। अब भी हम और वहाँ मतलब बिल्कुल रेफ्यूजी कैंप्स में फ्रीडम वगैरह नहीं है। तालीम अगर वहाँ नहीं मिल रही थी, तालीम मतलब अफगानिस्तान में, तालीम यहाँ भी नहीं मिल रही थी, मतलब पाकिस्तानी को भी नहीं मिलती है मगर वो भी नहीं। तो जो बेवा हुई हैं, जो प्रॉब्लम है, वो वाकई उन पर पड़ता है। मगर जो हमारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो कराची का जिक्र हो, इसका हो, मतलब हैदराबाद में हुआ था, शिया सुन्नी का होता है, जब पुलिस भी मरता है तो उसकी औरत बेवा हो जाती है और पुलिस में भी कोई खास हिफाजत नहीं उस औरत की करते। 100-200 रुपए की पेंशन दे देते हैं और उसको फारिग कर देते हैं, और वो भी ठोकरें खाती रहती है पुलिस की। और ये कराची में बहुत ये काम इस पर हुआ है कि जहाँ जब रेंजर्स भी मरते हैं, उनकी औरतें भी जेलें फिर रही हैं कि हमारे वो कहाँ गए, मर गए कि नहीं मरे, या वापस आएंगे या नहीं आएंगे, जो रेंजर्स के मतलब लोग हैं। तो ये ज़रूर हमें देखना है, ये पाकिस्तान को ख़ास देखना है। एक मैं ज़रा शुरू करती हूँ, अच्छा ये मुझे फिगर भी अभी यहाँ मिल गई है कि 85% ऑफ विक्टिम्स इन वॉर, in civilian war, are women, so it's a very high percentage. कुछ ऐसे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स जहां औरतें हिस्सा लेती हैं, तो ये हम बिल्कुल ना समझें कि औरतों में खास कोई ऐसी जिनसी बात है कि वो अमन की तरफ जाती हैं। मैं वहां आऊंगी क्योंकि वो ज्यादा अमन की तरफ आती हैं, मगर कोई ख़ास इस किस्म का नहीं है कि उनकी कोई ख़ास डीएनए है या कोई ऐसी या मतलब नेचुरल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि औरतें भी ख़ास तौर पे वॉर ऑफ लिबरेशन में उनका रोल रहा है, जहाँ भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स में रोल रहा है, क्लास स्ट्रगल में रोल रहा है, आइडेंटिटी क्वेश्चंस में रोल रहा है। तो ये औरतें भी चाहे अपनी मर्जी से या एज एजेंसी, यानी कि वो पूरा खानदान उसमें है तो वो हैं, मगर वो फिर भी कम है। अगर आप न्यूमेरिकली देखें वो कम होती हैं, नॉर्मली वो एक किस्म की विक्टिम ही हैं। तो उसको यहाँ कहा हुआ है, यू नो, दे आर कॉल्ड इन यूएन टर्म्स नॉन कॉम्बेटेंट्स। बट बहरहाल तो सेक्सुअल वायलेंस वगैरह की बात हो गई है, मगर मैं आगे बात बढ़ाती हूँ कि औरतों का खास एक रोल रहा है एज एजेंट्स ऑफ पीस, यानी कि अमन की तरफ। और ये मैं बार बार कह रही हूँ, मैं दोहरा रही हूँ कि ये नहीं क्योंकि औरत माँ है और औरत में खास कोई स्पेशल कोई वो है, मगर क्योंकि औरत पे पड़ती है। और ये भी कि औरत मिलिट्री में नहीं होती, ये फैसले जो होते हैं
लड़ाई के, उनमें औरतें शामिल अक्सर नहीं होती। वॉर ऑफ लिबरेशन वगैरह में शायद हों, और फिर वो अपनी मर्जी से आती हैं, उसमें क्लास स्ट्रगल में भी आती हैं अपनी मर्जी से। मगर ये है कि जब वो अमूमन जो फैसले होते हैं वो उनमें शामिल नहीं होते। फैसला हो जाता है, अक्सर उनको ये भी नहीं पता कि मर्द ने फैसला कब किया है और कहाँ चला गया है, उसको ढूंढते ही रहते हैं। तो औरतों का ये है कि वो उन्होंने शुरू से बहुत अरसे से खास एक रोल अपनाया है कि हम अमन की बात करें। मगर ये है कि इसके बावजूद कि औरतों ने काम बहुत किया है, उनको बहुत मुश्किल लग रही है कि वो रिकग्नाइज करें। वो जो हम औरतों की मेहनत को छुपाते रहते हैं, वो इस पर भी छुपाया गया है। इस वियना के अलावा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्चुअली साइन किया हुआ है, एक बीजिंग में 1995 में मीटिंग हुई थी, प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन साइन किया गया था, ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक हमारी नेशनल रिपोर्ट भी लिखी गई थी, बेनजीर की हुकूमत थी, और एक चैप्टर था विमेन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये है उसकी किताब। तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये इसमें माना है कि ना सिर्फ हम औरतों को शामिल करेंगे, और इस हद तक कि मिलिट्री को भी हम जेंडर सेंसिटाइज करेंगे, और पुलिस को भी करेंगे, और इनको भी करेंगे, और उनको भी करेंगे, और ये भी कि औरतों को हम शामिल करेंगे डिसीजंस में। वो अग्रीमेंट हो गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अभी तक वो खुद एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं जो वो साइन करके आए हैं, और उसमें ही है कि वॉर क्राइम्स जो हैं, जो सेक्सुअल वॉर क्राइम्स हैं, वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, इवन इन रेट्रोस्पेक्ट, यानी कि जो पिछला भी हुआ है तो आप वो आगे ला सकते हैं। जापानी औरतों ने, जापानी वुमेन्स मूवमेंट ने, और जापानी सिविल सोसाइटी जो कहलाती है, उन्होंने बहुत लंबी एक मूवमेंट चलाई है अपनी अपने गवर्नमेंट मतलब स्टेट के खिलाफ, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी मिलिट्री में कोरिया में, फिलीपींस में जो किया था कि वो उन्होंने बनाए हुए थे ब्रॉथल्स, सेक्सुअल कंफर्ट वुमेन के नाम से अपनी आर्मी के लिए, कि वो ना सिर्फ एक्नॉलेज करे जब जापानीज गवर्नमेंट, मगर रेपरेशंस दे। तो वो अभी तक एक जापान में, और जापान ने फिर हमें रास्ता दिखाया कि ये मूवमेंट हमें खुद चलानी चाहिए अपनी हुकूमत के खिलाफ। और अभी तक जैसे अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने अभी 71 की बात हम कर ही नहीं रहे। मगर औरतें हर इलाके में, जापान, कोरिया में, आयरलैंड में अगर आप देखेंगे कि वो जो नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड का समझौता भी हुआ था, उसमें औरतों का बहुत रोल था। पैलेस्टाइन में भी, इजराइल में एक बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है जो अब काफी हद तक फैल गई है, जगह जगह वो यूरोप में बन गई है, विमेन इन ब्लैक के नाम से। वो औरतें हैं, यहूदी औरतें हैं, जिन्होंने पैलेस्टीनियंस का साथ दिया है, और वो पहली औरतें थी जो सड़कों पे निकली थी। वो अब भी सड़कों पे निकल रही हैं, और 1 महीने पहले 1 लाख औरतें निकली थी। वो अलग बात है कि CNN और BBC और ये लोग हमें ये चीजें बताते नहीं हैं। वो हमें विमेन इन ब्लैक इटली में भी है, विमेन इन ब्लैक फ्रांस में भी है, और बहुत लंबी कहानी है विमेन इन ब्लैक की। बट बेसिकली जो इजराइल में है और पैलेस्टाइन में, वो हैं जूइश विमेन, Jewish Palestinian women, मगर basically it is the Jews of Israel who support the Palestine struggle। और अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल है कि हम बाहर निकल के डेमोन्स्ट्रेट करें और हमारे मतलब जिंदगी खतरे में है, तो एक यहूदी को इजरायली स्टेट के खिलाफ निकलना इजराइल में तो बहुत ही मतलब करेजियस बात है। वहां भी इतनी ही मुश्किल है, उससे इससे ज्यादा है, क्योंकि उनके तो फॉरेन टैंक्स भी निकल आते हैं। यहाँ अभी तक टैंक्स नहीं निकले, या इतना वो
हैं? नहीं, टैंक्स निकले थे ईस्ट पाकिस्तान में निकले थे, सिंध में निकले थे, बलूचिस्तान में निकले हैं, लाहौर में एक दफा निकले थे। लाहौर में जब निकलते हैं तो हुकूमत गिर जाती है। हाँ। तो नहीं, सीरियसली लाहौर में जब टैंक्स निकलते हैं तो भुट्टो गिर गया था। हाँ, मतलब 77 में निकली थी। जनूबी एशिया में इस किस्म की स्ट्रगल्स बहुत हैं, औरतें काम इस पर करती रही हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, मगर ये मैं आपको बताना भी चाह रही हूँ कि श्रीलंका में जो वुमेन्स मूवमेंट डे, पीस की जो बात हुई थी, जो वहाँ के हालात हैं, वो पहले मदर्स फ्रंट ने शुरू किया, जो तमिल और सिंगला औरतों ने मिलकर शुरू किया था। बांग्लादेश में जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स में हो रहा है, वो भी आवाज उठाई है, तो पहले औरतों ने उठाई है। और जो काम उस पर हुआ है, तो जो ढाका की गवर्नमेंट या करिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट वही सप्रेशन अब कर रही है चिटागोंग में, हिल ट्रैक्स में, तो अब भी औरतें वो सामने हैं। इसी तरह नेपाल में, और अभी हम नेपाल से शोभा आई हुई हैं, थोड़ा सा सुनेंगे, नेपाल में भी औरतें हैं आगे पीस की मूवमेंट में। पाकिस्तान में शुरू से रही हैं। 1948 में अंजुमन जमहूरियत पसंद खवातीन ने ये मौजू उठाया और इनका एक मेजर ये प्रिंसिपल रहा है। हमारा अपना जो है, मेरा अपना भी ताल्लुक काफी अरसे से रहा है, और पहला जो नेटवर्क बना है, हम बार बार नेटवर्क और इंडो पाक वगैरह की बात करते हैं, और जितनी दफा मैं ये बात दोहराती हूँ फिर भी प्रेस भूल जाते हैं और हमारे मर्द हजरात और दोस्त भूल जाते हैं, मगर जो साउथ एशियन विमेंस नेटवर्क बनी थी पहली, वो 1973 में थी, इंडो पाक से 20 साल पहले, और इससे सफर और सहर वगैरह से बहुत पहले, और वो बनाई थी साउथ एशियन औरतों ने। तो औरतों का खास रोल रहा है इसमें, क्योंकि वो समझती हैं कि क्योंकि उनसे पूछा भी नहीं जाता, और वो देखती हैं उसे और समझती हैं कि खास औरतों की ये प्रॉब्लम है। और अब जो बहस हो रही है और जब जो चीजें निकल रही हैं कि औरतों को बिल्कुल पूछा जाए, ना सिर्फ पूछा जाए मगर उनको इन्वॉल्व किया जाए उस प्रोसेस में, जब भी एक समझौते की तरफ जाएं। ये हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक हम ये कर नहीं रहे हैं किसी तरह, मतलब कश्मीर में नहीं हो रहा है, अफगानिस्तान में भी अभी तक उस तरह नहीं हुआ है जिस तरह यूएन का वो कह रहे थे हमारी कोशिश होगी, मगर वो नहीं हुआ, अफगानी नहीं माने। और वो जो औरतों पे गुजरी है अफगानिस्तान में, वो नई कॉन्स्टिट्यूशन में, नई आइन में वो चीजें नहीं आएंगी। और यहाँ भी अगर हमने हल करना है जो हमारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, अगर औरतों से नहीं पूछा जाएगा, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उनको फिर डिसीजन मेकिंग जो भी हम ढांचा बनाएं उसमें वो नहीं आएंगी आगे, तो उनकी आवाज और उनका एक्सपीरियंस अलग ही रह जाएगा। जिस तरह बाकी अगर हम कह रहे हैं कि लोगों के रह जाते हैं, उनकी आवाजें रह जाएंगी, जब हम प्रोविंशियल या लैंग्वेज वगैरह की बात कर रहे हैं तो इसी तरह औरतें रह जाएंगी, उनकी आवाज यहाँ नहीं होगी। तो ये इस पर मैं खत्म कर रही हूँ कि ये जरूर करना है। मैं एक सेकेंड जरूर, मुझे कश्मीर पे मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो पहली आवाज हिंदुस्तान में और जो अब तक काम ज्यादा हो रहा है वो भी औरतें कर रही हैं हिंदुस्तान में, जो जाके कश्मीर में जाके किया है। और अभी भी जो कमेटी गई थी, जो गुजरात की रिपोर्ट निकली है, ये जम्मू और कश्मीर की पहली निकली थी, ये औरतों की थी। और अभी जो पहली रिपोर्ट निकली है कि गुजरात में क्या हुआ है, द सर्वाइवर स्पीच, ये अगर आप नाम देखें सारी औरतों के नाम हैं, जगह जगह हिंदुस्तान से हो गए नहीं, सिटीजन्स इनिशिएटिव अहमदाबाद, मगर ये आए हैं दिल्ली, बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, तमिलनाडु, मतलब टीम इज अ बिग टीम ऑफ वुमेन। और इन्होंने फटाफट औरतों से जाके बात करके ये रिपोर्ट 2-3 हफ्ते में निकाल दी थी। और इस रिपोर्ट पे वो सारा बेसिस बना था कि वाकई इस रिपोर्ट में है कि हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत और गुजरात की स्टेट के चीफ मिनिस्टर का हाथ था, और ना सिर्फ हाथ था, वो इसके पीछे थे। और इससे फिर
نیوز پیپر اور یہ جرنلسٹ وغیرہ آگے چلے ہیں. So I am just saying that this is something we need to, and ہر ایشو پر ہر کانفلکٹ میں ہم ضرور عورتوں کو شامل کریں. شکریہ.